जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और प्यारे साथी, आप सब लोग जानते हैं कि हम आपका पढ़ रहे हैं टारगेट बैच में। और टारगेट बैच में आप सब लोगों को पता है कि हमारा डेली का एक टारगेट होता है, जो हम आपको पहले ही दे चुके हैं कि एक दिन का कौन सा टारगेट होगा हमारा। तो उसको हम एक फास्ट वे में पढ़ते हैं, ठीक है। और हम आपको चीज़ों को बताते हैं कि कौन सी चीज़ों को आपको टारगेट पर रखना है। तो टारगेट पर रखने का मतलब यही है कि आप रिवीजन जब अपना करें तो उन फैक्ट्स को, उन पॉइंट्स को बहुत गौर दे करके आपको पढ़ना है। अंजलि कुमारी, मैं एकदम ठीक हूँ दीदी। पार्वती चौहान, आस्था ठाकुर, रोहित कुमार प्रजापति, समीर क्षत्रिय, मुन्ना कुमार, अमित पुलार, रेक्ल्यूज, रिया कुमारी, हिमांशु, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और हम अपने टारगेट में पहुंच चुके थे। कहाँ तक? ये टारगेट भी हम कर चुके थे आपका, ठीक है। हालांकि अभी हमें 6 दिन हुए हैं, लेकिन हम 7 टारगेट इसमें पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टारगेट है प्रमुख युद्ध। प्रमुख युद्ध किसके भैया? प्रमुख युद्ध मतलब कल हम पढ़ रहे थे कि भारत में विदेशी शक्तियां कौन कौन सी आई। तो विदेशी शक्तियों की जब हमने बात की तो लास्ट टर्म पे हमने बात की थी कि फ्रांसीसी कैसे अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। तो फ्रांसीसियों ने बहुत सारे क्षेत्र पर आपका आक्रमण किया, या बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा किया भारत के, यस और नो। यानी कि खुद को बहुत ताकतवर प्रूव किया फ्रांसीसियों ने भी इंडिया में। तो भैया फिर फ्रांसीसियों की हार क्यों हुई? क्या कारण थे? तो फ्रांसीसियों के जो साथी इंटरेस्ट थे वो अंग्रेजों के साथ में टकरा गए। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के हित आपस में टकराए, तो उनका दो फ्रंट पर आमना सामना हुआ मेजरली। एक तो कर्नाटक प्रदेश में, और एक आपका जो वहीं कर्नाटक क्षेत्र में ही आपका जो हैदर अली और टीपू का आपका एम्पायर था, वहां पर वो दोनों आमने सामने होते हैं। और फाइनली उसमें अंग्रेजों की जीत होती है। और आपका वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ, उसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। तो इस वजह से फ्रांसीसी जब वांडीवास में हार जाते हैं तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमको आज पढ़ना और समझना है, ठीक है। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी जो आप आज आपको स्टोर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कर्नाटक युद्ध से। देखिए, समझना होगा कर्नाटक युद्ध क्या है। ये दरअसल में दो शक्तियों का संघर्ष है, एक तो अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी हैं, बस हम नाम दे रहे हैं उसको क्योंकि कर्नाटक लैंड पर वो हुए, कर्नाटक की जमीन पर हुए, इसीलिए उसको नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध। लेकिन दोनों किसके बीच में है? वो दरअसल में हिडन पावर्स हैं उसमें। अंग्रेज सपोर्ट कर रहे हैं एक पक्ष को और फ्रांसीसी एक पक्ष को, ठीक है। आगे आएंगे तो देखते हैं। कर्नाटक जो स्टेट था उसकी कैपिटल हुआ करती थी अर्काट। और अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर था इंडिया में वो था मद्रास में। मद्रास कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। यहाँ पर गवर्नर होता था अंग्रेजों का मोर्स। और फ्रांसीसियों का जो हेडक्वार्टर था वो था पुडुचेरी में, ठीक है। पुडुचेरी, अगर आप दोनों को मैप में देखेंगे और भारत के मैप का आपको ध्यान है तो आप कहेंगे भैया तमिलनाडु के क्षेत्र में इधर पुडुचेरी और इधर आपका क्या है? इधर क्या है आपका? इधर मद्रास। यानी कि दोनों पास पास थे, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी। और ये क्षेत्र दोनों ही किसके अधीन थे? कर्नाटक के अधीन थे, ठीक है। और जो फ्रांसीसियों का मुख्यालय था उसका गवर्नर होता था डुप्ले। बहुत शानदार गवर्नर था। कहें तो अगर फ्रांसीसियों ने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती ये की फ्रांसीसी कंपनी ने कि उन्होंने डुप्ले जैसे गवर्नर को वापस बुला लिया था। अगर वो डुप्ले को वापस ना बुलाते तो आज अंग्रेज जो लूट भारत से करके गए वो लूट फिर फ्रांसीसी करते, ठीक है। देखते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या स्थिति थी? दरअसल में इस तरफ से पढ़ना है आपको। ये स्थिति पहले देखनी है। सबसे पहले यहाँ पर जो कर्नाटक था ये हैदराबाद के अधीन था, हैदराबाद साम्राज्य के अधीन। तो यहाँ पर जो कर्नाटक का नवाब होता था उसका नाम था दोस्त अली। क्या नाम था? दोस्त अली। और 1740 में यहाँ पर मराठों ने आक्रमण किया और दोस्त अली को मार दिया। क्या कर दिया? दोस्त अली को वो खत्म कर देते हैं। दोस्त अली का जो दामाद था चंदा साहिब, उसको भी उन्होंने कैद में कर लिया। और साथ में दोस्त अली के पुत्र सफदर अली की हत्या कर दी। किसको? तो दोस्त अली को भी क्या कर दिया? मार डाला, और उसके पुत्र को भी मार डाला। तो यानी कि एक बात बताइए, यहां पर मराठा शासन एक शक्ति साबित हुआ, यस और नो? हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी भैया बिल्कुल। लेकिन 3 वर्ष बाद ही क्या होता है, जो हैदराबाद का निजाम था उसने भी कर्नाटक को सपोर्ट किया और मराठों को वहां से बाहर निकाल दिया। मराठों को भगा दिया वहां से। और मराठों को जब वहां से हरा करके भगा दिया जाता है तो ये जो मर गया था आपका सफदर अली, इधर देखिए राइट साइड में, उस सफदर अली का बेटा था सईद, उसको बनाया गया कर्नाटक का नवाब। और उसको क्योंकि वो उतना एक्सपर्टीज नहीं थी, उसकी उम्र कम थी,
तो उसका जो क्यूरेटर बनाया गया वो अनवरुद्दीन को बनाया गया। तो आप मुझे बताइए इस पूरे घटनाक्रम से आप क्या समझे कि कर्नाटक के लिए आपका मराठों के बीच में और आपका जो मराठा स्टेट था आपका, वहां पर कर्नाटक स्टेट के बीच में एक वॉर हुआ, जिसमें शुरुआती दौर में तो मराठे विजयी रहे, लेकिन बाद में 3 वर्षों के बाद में क्या है, मराठे उसको हार जाते हैं। और मराठे जब हार जाते हैं तो वापस से वही शक्ति फिर से आ जाती हैं और क्यूरेटर बन जाता है अनवरुद्दीन। तो वास्तविक शक्ति किसके पास में है, जो इस समय ज्यादा योग्य है, क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज तो कम है सईद की, लेकिन अनवरुद्दीन को उसका संरक्षक बनाया गया, यानी कि अनवरुद्दीन को अनुभव ज्यादा है। यस और नो? हाँ जी भैया। तो ये स्थिति थी कर्नाटक की। 1740 में यहाँ पर फ्रांसीसी गवर्नर था अलेक्जेंडर ड्यूमा, वो आता है। इसके बाद में एक गवर्नर आया भारत में, डुप्ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट पूछी जाती है। तो ये भारत में आके इसने क्या किया था, फ्रांसीसी शक्ति को बहुत पावर उसने दी थी। और उस पावर के चलते हुए क्या हुआ, देखिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी युद्ध होगा, जैसे मान के चलो इंडिया की हम बात करते हैं, भारत में व्यापार के लिए कौन कौन लड़ रहे हैं, एक तरफ तो अंग्रेज हैं, ठीक है, अंग्रेज है, इंग्लैंड के लोग हैं, और एक तरफ है फ्रेंच। तो कहीं भी अगर बाहर भी युद्ध होगा, कहीं पर ये दो देश लड़ गए, आपका इंग्लैंड और फ्रेंच आपस में लड़ गए, तो दुनिया में कहीं भी होंगे आपस में इनके बीच में राइवलरी होगी, दुश्मनी होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे इनके बीच में दुश्मनी भैया जरूर होगी, ठीक है। और ऐसी ही एक दुश्मनी हुई, प्रसा देश और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में झगड़ा हो गया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। अब इसमें फ्रांसीसी जो थे वो ऑस्ट्रिया के साथ में थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो शासक था चार्ल्स सिक्स, तो उसके कोई बेटा नहीं था, और वो अपनी बेटी को सब सौंपना चाहते थे, लेकिन फ्रांसीसियों ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन प्रसा इसके क्षेत्र को अधीन करना चाहता था, और प्रसा को सपोर्ट किया ब्रिटेन ने। तो दो धुर बन गए, नहीं बन गए? यानी एक तरफ तो एक पक्ष में तो आ गया आपका, एक पक्ष में तो आ गया फ्रांसीसी यानी फ्रेंच लोग, और एक तरफ आ गए ब्रिटेन, यानी इनके बीच में क्या हो गया, एक दूसरे के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई। तो उस कंट्रोवर्सी को कहां पर इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया में भी इंपैक्ट पड़ेगा? आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो इसी की वजह से फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ। ये 1740 से 48 भी कहा जाता है, लेकिन इसको जो इंटेंस देखा गया वो 1740 से 48 के दौरान। वजह क्या रही, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का प्रश्न। फ्रांस और ब्रिटेन ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के प्रश्न के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, यही बात हमने आपको समझाई। और इस बात को तूल कब मिल जाती है कि एक अंग्रेज अधिकारी था बर्नोट, उसने 2 फ्रेंच जलपोत अपने कब्जे में ले लिए और उनको जला दिया। तो जो झगड़ा था उसका तात्कालिक कारण क्या हुआ, एकदम से मतलब इंटेंस कॉज क्या हो गया? तो आप कहेंगे भैया पहले ही गर्मा गर्मी चल रही थी, इधर एक अंग्रेज अधिकारी 2 फ्रेंच जलपोतों को और अपने कंट्रोल में लेके जला देता है, तो अब तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कहेंगे हाँ जी भैया। झगड़ा एकदम से बढ़ जाता है और लाभ उड़ाने को बुलाया जाता है। जब झगड़ा बढ़ गया किसके बीच में, झगड़ा बढ़ गया, यहाँ पर रहते थे दोनों, मैंने आपको बताया, फ्रांसीसी भी और अंग्रेज भी। तो इधर मॉरिशस में था आपका, मॉरिशस में था एक फ्रांसीसी गवर्नर ला बुडाने। तो इसको कॉल करते हैं यहाँ से फ्रांसीसी की, भैया तुम अपनी सेना लेके आओ, अंग्रेजों को पीटना है, इन्होंने हमारे 2 जहाज छीन लिए हैं। तो ये अपनी सेना लेके आता है, मॉरिशस में था, और इसने आकर के अंग्रेजों को हराया और मद्रास को जीत लिया। यानी कि पहले तो अंग्रेजों ने इनके जहाज डुबाए और फिर इन्होंने अंग्रेजों को पीटा। लेकिन ये ला बुडाने थोड़ा लालची किस्म का था, और लालची किस्म का था, तो अंग्रेजों ने इससे सौदा कर लिया कि भैया तुम अपनी सेना क्यों लेके आते हो, कुछ पैसा वैसा चाहिए तुमको? उसने कहा हाँ दे दो 4 लाख रुपए। तो उसने बोले ठीक है 4 लाख रुपए तुमको दे देंगे, तुम मत आना वापस। उसने कहा नहीं आएंगे। तो 4 लाख रुपए में इसने ये मद्रास क्षेत्र वापस अंग्रेजों को दे दिया जीतने के बावजूद। था ये फ्रेंच गवर्नर ही, लेकिन इसने अपना फायदा देख लिया लाबुडाने ने। डुप्ले, इसने लाबुडाने के जाने के बाद में लाबुडाने इनको दे गया वापस, लेकिन डुप्ले ने अपनी कूटनीति से क्या किया, इस मद्रास को वापस जीता। मद्रास को वापस जीता किसने? डुप्ले ने। ये लाइन पढ़ी है यहाँ पर, डुप्ले, इसने लाबुडाने के जाने के बाद में मद्रास को जीता, और डुप्ले इसके कहने पर ही भारत आया था। बात क्लियर है? थम्स अप करिए कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक झगड़ा हो गया, ऑस्ट्रिया और प्रसा के उत्तराधिकार को लेकर के। एक तरफ जो आपका ऑस्ट्रिया के पक्ष में फ्रांसीसी हो गए, प्रसा के पक्ष में ब्रिटिश हो गए, और भारत में कारण रहा कि बर्नौट ने उनके 2 जहाज जो हैं वो कब्जे में ले लिए। तो उन्होंने, फ्रांसीसियों ने बुलाया लाबुडाने को, लाबुडाने ने आके अंग्रेजों को पीटा, अंग्रेजों को पीटा, लेकिन अंग्रेजों को फिर वापस पैसे लेके उनको हेल्प भी कर दिया, ठीक है, उनको हेल्प भी कर दिया उसने।
तो वो तो वापस चला गया लाभ उड़ाने। इधर क्या करता है आपका, तो मद्रास किसने जीत लिया, फिर से डुप्ले ने अपनी कूटनीति से फिर जीता, डिप्लोमेसी से। फिर एक वॉर होता है अडियार सेंट टोमे का वॉर 1748 में। इसमें क्या था, जो फ्रांसीसियों की तरफ से था वो था पैराडाइज, एक गवर्नर था। और इधर अनवरुद्दीन आप जानते हैं कर्नाटक में शासन संभालता था, संरक्षक था ये। सफदर अली के बेटे का संरक्षक यही था। आप कहोगे हाँ जी, तो इसका बेटा यहाँ पे कमांडर था महमूज खान। कौन है ये महफूज खान? कौन है? अनवरुद्दीन का बेटा है। लेकिन इस युद्ध को ये हार गया, इसीलिए हमने क्रॉस लगा रखा है। तो सेंट टोमे के युद्ध में भी कौन जीते? फिर से फ्रांसीसी जीते। तो आप कहेंगे फ्रांसीसियों का पलड़ा तो भैया काफी भारी है, मद्रास जीता इन्होंने पहले, फिर अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब का संरक्षक था उसके बेटे को भी एक बैटल में इन्होंने हरा दिया। तो बहुत जबरदस्त ये आपका युद्ध चल रहा था और फ्रांसीसी इसमें आगे थे। तो एक संधि आपको याद रख लेनी है, एक्सला सेपेल कब हुई थी? एक्सला सेपेल 1748। क्या बोलते हैं इसको? एक्सला सेपेल। हम तो ऐसे याद कराते थे इसको, 1, 7, 4 और 8। ठीक है, एक्सला सेपेल। एक्सला सेपेल की संधि थी, तो इसमें दोनों पक्षों में संधि होगी कि भैया हमारा वॉर बहुत बढ़ रहा है, अभी थोड़ा पीस पे काम करते हैं, आपस में नहीं लड़ते हैं, हम लोग व्यापार करने आए हैं। फिर उनका ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या बोला? अंग्रेजों ने बोला कि भाई जो मद्रास तुमने हमसे छीना था वो हमको दे दो वापस। तो फ्रांसीसियों ने कहा हमको क्या मिलेगा? अब जैसे अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने आए थे, उसी तरह वो अमेरिका में भी आपका कॉलोनी बसा रहे थे। अमेरिका में भी यही स्थिति थी इस समय पर, क्योंकि अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ, आप सबको पता होना चाहिए। वो लिबरेट हुआ था 1776 में, उससे पहले उपनिवेश वो भी था ब्रिटेन का, बाकी सब का। तो ये वहाँ अमेरिका में भी लड़ रहे थे। तो फ्रांसीसियों को लगा अपने हित का क्या, लुई वर्ग, तो इन्होंने लुई वर्ग ले लिया। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सला सेपेल संधि में अंग्रेजों को क्या क्या मिला था। अदिति जायसवाल, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आप भी हमारी तरह ही हैं, आप भी हमारी तरह ही हैं दीदी। तो क्या बोलेंगे? मद्रास मिला, लुई वर्ग अमेरिका मिला, किसको? एक्सला सेपेल। ओके, आगे आते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात हम करते हैं। तो थोड़े दिन के लिए तो चीजें शांत हो गई 1748 में, लेकिन इंटरेस्ट थे एक दूसरे को आगे पीछे करने के। होता क्या है, 1748 में ही हैदराबाद का एक निजाम था, निजामुल मुल्क, इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ के बाद में क्या हुआ, इसकी गद्दी के लिए ही, ये तो इसका बेटा है नासिर जंग। कौन था इसका? नासिर जंग, ये आपका इसका बेटा था निजामुल मुल्क का। और आपका जो मुजफ्फर जंग है ये इसका पोता था। तो बेटा कहता गद्दी पे मैं बैठूंगा, पोता कहता गद्दी पे मैं बैठूंगा, तो दो फिर से हो गए। अब ये जो विदेशी शक्तियां थी ये देखती थी कि जैसे ही दो पक्ष होंगे तो हम किसी एक पक्ष को पकड़ लेंगे। तो भैया मुजफ्फर जंग से प्रॉमिस कर दिया फ्रांसीसियों ने कि भैया डरने की बात नहीं है, तुम ही को गद्दी पे बिठाएंगे। इधर अनवरुद्दीन तो आप जानती हैं वो तो आपका अंग्रेजों के पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि इसके बेटे को सेंट टोमे के वॉर में फ्रांसीसियों ने हराया था। तो इसका पक्ष तो पक्का ही है कि वो किधर रहेगा, ये रहेगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, यानी अंग्रेजों की तरफ। तो एक पक्ष बन गया अनवरुद्दीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने कहा फ्रांसीसी उधर हो गए हैं तो हम एक काम करते हैं, मिलके नासिर जंग का साथ देते हैं। ओके भाई, बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा। अनवरुद्दीन संरक्षक था पहले से ही कर्नाटक में, तो वो बेटे वाले पक्ष में आ गया कि भाई वैलिड पक्ष ये है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए आना पड़ा क्योंकि फ्रांसीसी दूसरे पक्ष में है। तो ये क्या कर लेंगे भैया, दूसरे पक्ष को अपनी तरफ कर लेते थे। बात क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? पर्शिया नहीं है दोस्तों, प्रशा है। तो पिता, नासिर जंग के पिता का नाम है निजामुल मुल्क, ये हमने आपको बता दिया। तो अब क्या होता है, अनवरुद्दीन की तरफ कौन आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। चंदा साहिब, चंदा साहिब जो साथी, एक आपको पता होगा चंदा साहिब एक दामाद था, हमने आपको बताया था। यहां देखिए, चंदा साहिब को क्या कर लिया गया था, यहां पर राइट साइड में पढ़िए, जो दोस्त अली था नवाब कर्नाटक का, उसके दामाद चंदा साहिब को कैद कर लिया गया था। तो चंदा साहिब जो है मराठों से जैसे ही मुक्त होता है तो वो भी आके डिमांड करता है अपनी। अब इधर देखा इन्होंने, अनवरुद्दीन तो किस तरफ रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ही, जो उत्तराधिकार का असली पक्ष है। चंदा साहिब की और एंट्री हो जाती है, चंदा साहिब आके अपना अधिकार मांगेगा। ठीक है, मराठों ने इसको छोड़ दिया कि जाकर के वहां ये उपद्रव करेगा। तो चंदा साहिब को भी फ्रांसीसियों ने देखा कि भैया तुम भी आओ, तुम ही क्यों पीछे रहते हो, तुम भी आओ, तुम्हें भी हम सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे होता था, अक्सर होता था ऐसे। तो चंदा साहिब ऐसे कितने फ्रंट बन गए? तो आप कहोगे भैया बड़ी आसान सी बात है, कर्नाटक में पहले में तो संधि हो गई पहले युद्ध में दोनों की, और कर्नाटक सेकंड वॉर में क्या होता है, निजामुल मुल्क की जैसे ही मौत होती है उसका बेटा और उसके पोते के बीच में एक झगड़ा हो जाता है।
बेटे के पक्ष में क्योंकि अनवरुद्दीन पहले से था तो अनवरुद्दीन रहेगा, और अनवरुद्दीन ईस्ट इंडिया कंपनी को शामिल करता है। पोते के साथ चले जाते हैं फ्रांसीसी। अब एक नवाब और था, आपका जो दामाद था चंदा साहिब, वो वापस आ जाता है, तो फ्रांसीसी उससे कहते भैया तुम भी आओ, तुम भी हमारे साथ आओ। ठीक है। चंदा साहिब, क्योंकि वो तो उत्तराधिकार के युद्ध में बेटे की तरफ ही रहेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी आके अनवरुद्दीन से अपना अधिकार मांगता है कि भाई तुम तो संरक्षक हो, तुम्हारा क्या अधिकार है? हमारा अधिकार है, हम दामाद हैं, हम इस दामाद हैं इस घर के। ठीक है। सर अंग्रेज कौन सी कंट्री के थे? अंग्रेज भैया पाकिस्तान के थे, अंग्रेज पाकिस्तान में रहते थे। बुद्धू अभी नहीं बताया इंग्लैंड के थे, ईएनजी नहीं लिखा था अभी। बात क्लियर है, थम्स अप लिखें। तो ये जो पक्ष हो गए, अब इनमें क्या हो गया, फ्रांसीसियों ने कहा कि भाई ये अनवरुद्दीन जड़ है, ईस्ट इंडिया कंपनी को यही मिला रहा है, पहले इस अनवरुद्दीन को मारो। ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वॉर है, इसका ईयर याद रख लेना, अंबर का युद्ध। इसमें फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को मारा। इसका बेटा जो था मोहम्मद अली, वो त्रिचनापल्ली भाग गया यहां से। हैदराबाद में क्या हुआ, नासिर जंग और ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ था, तो इसमें नासिर जंग भी मारा गया, अनवरुद्दीन भी मारा गया। तो मुझे बताओ फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फ्रांसीसी और ताकत बन के उभरे या नहीं उभरे, यस और नो? तो मुजफ्फर जंग जिसका साथ दिया था फ्रांसीसियों ने, इसको इन्होंने गद्दी पे बिठा के इसको कठपुतली बना दिया अपने हाथों की। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि मुजफ्फर जंग जो है वो बगावत कर सकता है, तो इसको हटा के उसकी जगह सलाबत जंग को कुछ समय के लिए हैदराबाद का निजाम बनाया था। तो कंक्लूजन क्या है, पहला तो युद्ध रहा 1746 से 48। इसमें कौन सी संधि हुई, एक्सला सेपिल। एक्सला सेपिल में दोनों ने अपने अपने हित साध लिए, अंग्रेजों ने मद्रास ले लिया, फ्रांसीसियों ने लुईबर्ग ले लिया। ठीक है, अमेरिका में। अच्छा, फिर जैसे ही आपका निजामुल मुल्क की मौत हुई तो बेटे और पोते के पक्ष में फिर झगड़ा हुआ। उसी झगड़े में अंबर का युद्ध होता है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। अगले साल नासिर जंग भी मारा जाता है, बेटा निजामुल मुल्क का। तो भैया फ्रांसीसी फिर से शक्ति बने, क्या बने, फ्रांसीसी फिर से शक्ति बने। ठीक है। मोहम्मद अली को अब अंग्रेजों ने देखा, क्या इसका बेटा कहां भाग गया था, अनवरुद्दीन को मारा, बोला इसको भी पकड़ के मारो, इसके बेटे को भी ढूंढो, कल को दिक्कत करेगा। तो मोहम्मद अली जो त्रिचनापल्ली भाग गया था फ्रांसीसी सेना ने उसको घेर लिया। तो फ्रांसीसी बहुत मजबूत थे, और अंग्रेज गवर्नर होता था यहाँ पे सैंडर्स, अंग्रेज गवर्नर जो अंग्रेजों की तरफ से लीड कर रहा था। इसके टाइम पे ये क्लर्क आया था, क्लाइव। क्लाइव, ये क्लाइव ने क्लर्क के तौर पे यहां पर एडवाइस किया सैंडर्स को, बोला भैया फ्रांसीसी ऐसा नहीं हारेंगे। उन्होंने बोला ऐसे नहीं हारेंगे मतलब क्या? उन्होंने बोला देखो ये दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, ये त्रिचनापल्ली पे भी हैं, ये आपका उधर आपका जो सेंटर है इनका मद्रास में, वो भी इनको देखना है। तो एक काम करते हैं, इन पे दोनों साइड से वॉर करते हैं। ठीक है। और वहां फ्रांसीसियों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति में अंग्रेज अर्काट को घेर सकते हैं, जो कि कर्नाटक की राजधानी था। तो उसने कहा सैंडर्स ने, यार दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? क्लाइव ने कहा हम पे ऊपर छोड़ो। तो उसने कहा लो भैया बंदूक तुम पकड़ो, तुम ही संभालो, देखो तुम कितना लड़ सकते हो, देखें तुमको भी, हम तो फंसे हुए हैं, मरता क्या ना करता। तो क्लाइव को यहां पर जिम्मेदारी मिलती है, और क्लाइव कहता कर्नाटक, इसको अर्काट को घेरते हैं, कर्नाटक को। और ये अर्काट का घेरा इतना जबरदस्त उसने डाला कि यहां पर फ्रांसीसियों को पीछे हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। और क्लाइव की समझदारी यहां पर काम बन गई, और क्लाइव बन गया हीरो ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है पांडिचेरी संधि से। पहले की किस, पहले में कौन सी ट्रीटी हुई थी बताओ? एक्सला सेपल 1748। 49 से 54 ये चला, तो 1754 में हुई है ये पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। अब इसी समय पे जो फ्रांसीसी लोग थे, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी जो थी एक सरकारी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी वालों ने बोला यार डुप्ले ने बहुत नुकसान करवा दिया है, फ्रांसीसियों की बेइज्जती डुप्ले की वजह से हुई है, डुप्ले को वापस बुलाओ। तो भैया डुप्ले को वापस बुला लिया गया 1754 में, और यही फ्रांसीसियों की भूल है। और नहीं तो डुप्ले को अगर फ्रंट पे रखते तो वो वापस लेता सब कुछ। लेकिन कहते फ्रांसीसी कंपनी की ये भूल है, इतिहास उसकी वजह से बदल गया। इसकी जगह गोडेहू को गवर्नर बनाया गया। और फिर क्या था, फिर तो अंग्रेजों ने 1757 में वेस्ट बंगाल में जो चंद्रनगर था वहां पर अपना कब्जा किया। धीरे धीरे ये चंद्रनगर किसकी जगह थी, पहले फ्रांसीसियों की, क्योंकि फ्रांसीसी कमजोर हो गए। अच्छा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध था पहले से ही, फिर से युद्ध छिड़ गया इनका 1756 से 63। इसको बोलते सप्तवर्षीय युद्ध। यानी कि ऑस्ट्रिया और पिरसा की वजह से ही फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ था। हाँ जी, बोलिए हाँ या ना, बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया सैंडर्स। ये वो सैंडर्स नहीं है बच्चों, ये वो सैंडर्स नहीं है। वो सैंडर्स तो 1900 में आएगा। कह रहे भैया इसीलिए सैंडर्स को भगत सिंह जी ने मारा था। थोड़ा सोचो, थोड़ा लिखने से पहले सोचा करो। सैंडर्स ये कौन से वर्ष में पढ़ रहे हैं हम? 1754 में पढ़ रहे हैं हम। इस समय वो भगत सिंह थे? या ये सैंडर्स सन 1930 के दौर तक भी रहेगा? अबे बुद्धू। ऑस्ट्रिया और प्रिसा के बीच में फिर से लड़ाई हो गई। फिर से मौका मिलता है दोनों पक्षों को। बताओ ऑस्ट्रिया की साइड में कौन था? फ्रांसीसी। प्रिसा की तरफ ब्रिटिश थे। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली आया भारत में। इसने भैया बहुत आक्रामक नीति अपनाई, आते अंग्रेजों को मार देंगे, तोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है वांडीवास एक जगह है तमिलनाडु, वहां पे ये सेनाएं आमने सामने आ गई, पूरी शक्ति लगाई दोनों ने आपस में। फ्रांसीसियों की तरफ से था काउंट डी लाली, अंग्रेजों की तरफ से था आपका आयरकूट। वांडीवास का नायक बोलते हैं आयरकूट को, क्योंकि वांडीवास क्या बोलेंगे, वांडीवास का युद्ध जो अंग्रेज जीते वो आयरकूट की वजह से जीते। इधर ये फ्रांसीसी था, ये अंग्रेज थे, और ये फ्रांसीसी इसमें असफल रहे और फ्रांसीसियों की फिर से हार होती है। पहले से ही हार रहे थे, लेकिन 1760 में तो इनका भाग्य तय हो गया कि अब इस देश में फ्रांसीसियों का शासन नहीं रहेगा। अब जो देश में शासन रहेगा वो किसका रहेगा? अंग्रेजों का। यानी कि 1760 आते आते ये लगभग तय हो चुका था। इसकी समाप्ति जो हुई 1763 में हुई पेरिस की संधि से। तो तीनों संधि जरा सोचिए, तीनों याद रखनी है बस। इस युद्ध में आपको कुछ और याद नहीं रखना है। पहला वॉर, उसकी डेट 1746 से 48, किस पे अंत हुआ? एक्सला सेपेल पे। दूसरा वॉर 49 से 54, 54 में कौन सी संधि हुई? पेरिस की संधि। तीसरा वॉर हुआ आपका 1756 से 63, सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वो 1763 में एंड हुआ। किससे? आपका वो संधि हुई थी पेरिस की संधि। इसी में वांडीवास का युद्ध आपको याद रखना है। 1760 में फ्रांसीसियों का अंत हो गया। बात क्लियर है? तीन घटनाएं आपको याद रख लेनी है, बाकी कहानी से कोई मतलब नहीं है। ये आज का टारगेट है आपका। अब अंग्रेज जो है कर्नाटक में बहुत मजबूत हो गए। अब कर्नाटक में ही क्षेत्र में एक जगह थी मैसूर, मैसूर पर नजर थी। अंग्रेज जैसे ही एक क्षेत्र को कैप्चर कर लेते थे तो दूसरे पे क्या रखते थे? फिर नजर गाड़ते थे। हमने आपको बताया था, बाद में इन्होंने मराठाओं को तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में 1718 में उस पर भी नजर गाड़ी थी। तो ये अंग्रेज एक्सपेंशन कर रहे हैं अपना, एक्सपैंड कर रहे हैं अपने एम्पायर को। बात क्लियर है? यहां तक बताइए जरा, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया। संदीप साहू जी ने कहा है डुप्ले को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। हम बताएंगे ये बात आपको, है ना, जब वेलेजली को बताएंगे। तो ये जो आंगल मैसूर युद्ध है, आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें जो साथी आपका आंगल मैसूर युद्ध का पुराना नाम नहीं है, ये कहा जाता है कर्नाटक का पुराना नाम। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो था आपका, बताओ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था आपका तालीकोटा के युद्ध से। तो उसके बाद में मैसूर का उदय हुआ था, मैसूर का उदय 1735 में। इसी क्षेत्र में, मैसूर क्षेत्र में, हैदर अली जो है डिंडीगुल एक जगह का एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। डिंडीगुल में वो अपनी आर्मरी खोलता है हैदर अली, मतलब धीरे धीरे शक्ति बनता है। और 1761 में हैदर अली मैसूर का सुल्तान बना। ये बात आपको याद रख लेनी है। यानी हैदर अली मैसूर का सुल्तान कब बनता है? 1761 में। हालांकि इसने राजा खुद को बाद में घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों की नजर किस पर थी? मैसूर पर। तो यहां पर जो चार वॉर हुए, चार वॉर हुए, जैसे कि पहला हुआ 1767 से 69, दूसरा हुआ आपका 1780 से 84, तीसरा हुआ 1790 से 92 तक, और चौथा हुआ 1799 में। तो टोटल कितने आंगल मैसूर युद्ध हुए? अगर हम आपसे पूछें कर्नाटक युद्ध कितने हुए? टोटल 3 हुए। ऐसे ही उनका तीनों का आपको याद रखना, ईयर और ट्रीटी कौन सी हुई, संधि कौन सी हुई। ऐसे ये चार युद्ध और इनकी संधि, ये का हमारा आज का टारगेट है। ठीक है भैया। पीछे 1758 से 63 लिखा है बच्चों। देखो दरअसल में ये क्यों लिखा रहता है इसको हम बता देते हैं। हमने यहाँ बताया आपको सप्तवर्षीय युद्ध था। सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 7 वर्षों तक चला, लेकिन ये भारत में इसका प्रभाव 1756 में नहीं आया था। भारत में ये शुरू हुआ था 2 वर्ष बाद, 1758। इसीलिए ये लिखा रहता है, वो गलत नहीं लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है। यहां पर आए तो अंग्रेजों ने क्या योजना बनाई? मैसूर को कब्जे में लेते हैं। तो पहला युद्ध हुआ, इधर अंग्रेजों की तरफ से वेरेलस्ट था और इधर था शासक हैदर अली। भैया बहुत मारा हैदर अली ने, हैदर अली ने बहुत पीटा अंग्रेजों को। इसमें हैदर अली की जीत हुई, इसने माफी मंगवाई अंग्रेजों से। अंग्रेज घुटने पर आ गए, भैया जी माफ कर दो, अब नहीं लड़ेंगे। बोला दिख मत जाना इधर। अंग्रेजों ने बोला जी भैया नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। ठीक है।
कब है? 1769। अच्छा, 1769 में क्या हुआ, एक मद्रास की संधि हुई और 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मैसूर पर, अब जब ये पहला युद्ध हुआ था ना यहाँ पर 1767 से 69, इसने अंग्रेजों को माफ किया था, हाँ या ना? आप कहोगे इसने इनको दे दी माफी, माफी दे दी और साथ में एक प्रॉमिस लिया कि कभी भी हमारे पड़ोसी कोई भी हम पर युद्ध करेगा तुम हमारा साथ दोगे। अंग्रेजों का जी भैया आपका साथ देंगे। तो मैसूर पर नजर मराठों की भी थी। तो मराठों ने पहले मैसूर पर जब आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। हैदर अली का, यार तुम तो बड़े चोटे आदमी हो, बहुत चोर आदमी हो, अपने प्रॉमिस नहीं निभा रहे हो। तो 1779 में धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने माहे जो कि फ्रांसीसियों के अधीन था उसको भी कब्जे में ले लिया। अब यहां पर एक त्रिगुट संधि हो जाती है, त्रिगुट संधि। और 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया और बेली को बुरी तरह हराया। बेली कौन है? एक अंग्रेज है। और ये भैया त्रिगुट संधि क्या है? त्रिगुट संधि क्या थी कि हैदर अली ने बात की मराठों से, भैया देखो हम आपस में नहीं लड़ेंगे। इन्होंने हैदराबाद के निजाम से भी बात की कि भाई देखो अंग्रेज तो हम सबको लूट लेंगे, इनका तो काम ही है फूट डालो और राज करो, तो हम सबको एक साथ हो जाना। तो हैदराबाद, आपका जो मैसूर है और मराठे, ये तीनों एक साथ हो गए, बोले हम मिलके अंग्रेजों को पीटेंगे। आप कहेंगे भैया मराठे तो अभी आक्रमण कर रहे थे, तो पहले होते रहते थे, संधियां भी होती थी। तो 1780 में हैदर ने क्या बोला कि भाई इनकी जगह पर चलते हैं अरकाट पर जहां अंग्रेजों का कब्जा है, और वहां पर बेली उस समय पे कमांड संभालता था, उसको बहुत बुरी तरह हराया। तो कहने का मतलब है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो गई। बहुत जबरदस्त तरीके से ये युद्ध चल रहा था। लेकिन बीच युद्ध में ही क्या हुआ कि जो मराठे प्रॉमिस कर चुके थे वो मराठों ने इसका साथ नहीं दिया। युद्ध तो शुरू करवा दिया लेकिन इसका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो हैदर अली खिलाफ में कौन कौन थे आपका? एक पक्ष में तो हैदर अली हो गया, ये तो है ही है शासक। दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से था 1760 में जो था आयरकूट, सिंधिया, भोसले, ये सब कौन थे? मराठे थे। ये सब मिल गए अंग्रेजों के साथ में हैदर अली को हराने के लिए। और भैया फिर तो हैदर अली हारता ही। तो पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली हार गया और युद्ध भूमि में ही मर गया। यानी कि दूसरा वॉर चल रहा था और हैदर अली मर गया। लेकिन बीच युद्ध में ही कमांड संभाली हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने। क्या बोलेंगे? टीपू सुल्तान ने। और हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान चार्ज ले लेता है। लेकिन युद्ध की ऐसी स्थिति हो जाती है, अंग्रेज भी लड़ते लड़ते परेशान है और इधर से जो मैसूर है वो भी लड़ते लड़ते परेशान है। ये कहते भैया अब नहीं लड़ेंगे, मतलब दोनों की स्थिति ना लड़ने की हो गई। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जिसने जिसका जो भी हिस्सा लिया है वो वापस करो, भैया इसको खत्म करो। तो 1784 में मंगलौर की संधि हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब हमने दिया था, हमने आपको बताया था सीपीओ 2016 का, तब सेम क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। और आपका सीएचएसएल जब हमने दिया था तो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, आपका कौन सा पूछा गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। हम अक्सर स्टूडेंट्स को बताते हैं इस बात को। तो 1784 में मंगलौर की संधि हो गई। क्या बोलेंगे? दूसरे दोनों ने क्या किया, अपने क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए, वापस कर दिए। कुछ समय बाद क्या होता है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अंग्रेज कहाँ चैन से बैठने वाले थे। इसमें क्या था, टीपू सुल्तान था और अंग्रेजों ने अपनी चाल चली, कार्नवालिस यहाँ पे लीडर बना, इस समय पे गवर्नर था ये। टीपू सुल्तान पराजित होता है और टीपू सुल्तान को ये घेरते श्रीरंगपट्टनम की संधि से। अब टीपू सुल्तान इस युद्ध में चूंकि हारता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो अपने राज्य का 50% दे देता है। कितना? 50%। वेलेजली फिर गवर्नर जनरल बना था। 1790 में से निजामों ने हैदराबाद से संधि कर ली थी। तो बहुत अंग्रेज स्थिति को अपनी को मजबूत कर रहे थे। और चौथे युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान अपने महल में सोया हुआ था और सोते हुए पर आपका आक्रमण कर दिया अंग्रेजों ने। वेलेजली सेना लेके पहुंच गया और शेर मैसूर टीपू सुल्तान को इन लोगों ने मार दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। तो 4 वॉर हुए, 4 वॉर हुए। पहला 1767 से 69, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और यहाँ पर मद्रास संधि हुई। अंग्रेजों ने बोला भैया अब नहीं लड़ेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, प्लीज हमको बिजनेस करने दो। अंग्रेजों ने फिर क्या किया, मराठों ने पहले तो लड़ाई शुरू करवाई और फिर मराठे पीछे हट गए इसमें। तो 1780 से 84 में क्या बोलेंगे, इसमें मंगलौर संधि हो गई, मंगलौर। और मंगलौर संधि में क्या हुआ, आपका किसकी जीत हुई? मंगलौर संधि में आप कहेंगे मंगलौर संधि में भैया युद्ध लगभग बीच में रहा, कोई ऐसा नहीं कह सकते किसी की जीत हुई। लेकिन 90 से 92 में अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज जीत गए और इन्होंने संधि की थी श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी।
ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, आपका हो गया था सिलेक्शन, छोड़ो अब क्या सिलेक्शन ना सिलेक्शन। अब तो यही काउंट करोगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ था तो ज़्यादा ठीक है। 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम, 1799 आपका ये चौथा था आपका, 1799 ये है आपका जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया। टीपू सुल्तान को, अपने जिंदगी की पिक्चर बहुत गहरी है दोस्त, है ना। अभी लगता होगा तुम देखते होगे नए नए वाले जिंदगी आसान होगी, लेकिन उस एरा में चले जाओगे तो घबरा जाओगे, है ना। जिंदगी बहुत कठिन लगेगी, लेकिन अभी ठीक है सब कुछ, कोई इशू नहीं है। 1799 में क्या हो गया, मौत हो गई, कोई संधि की फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। बात क्लियर है। जैसे हमने पहले वॉर बताई कौन कौन से, 46 से 48 में क्या हुआ था, एक्सला सेपेल की संधि हुई। 49 से 54 में पांडिचेरी की संधि हुई। और आपका पेरिस की संधि हुई 1756 से 63 तक, जो सप्तवर्षीय युद्ध चला और भारत में इंटेंसिफाई हुआ वो 1758 से 63। तो इसमें कौन सी हुई थी आपका, यहाँ पर हुई थी एक्सला सेपेल, यहाँ पर आपका हुई थी पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी। और यहाँ पर आपका हुई थी कौन सी संधि, पेरिस की संधि। तो हमारी जो 7 8 टारगेट ये बने, ये हमको भूलने नहीं है कभी भी, और एग्जाम में बार बार साथी पूछे जाते हैं। तो हम सब करिए, बात क्लियर है। तो अंग्रेजों ने कुल मिलाकर के पहले तो जीता किस क्षेत्र को, हैदराबाद के अधीन जितना भी क्षेत्र आता था, फिर कर्नाटक जो साथी एक क्षेत्र आता था मैसूर, उस क्षेत्र को जीत लिया। तो यानी कि अगर हम मैप में देखें इसको, तो आप कहोगे भैया इस समय तक अंग्रेजों ने क्या किया, आपका जो कर्नाटक क्षेत्र है आपका कहाँ पर आता है, ये आ गया। और जो आपका अगर हम बात करें आपसे हैदराबाद आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, यानी इधर इन्होंने कमांड बना ली अपनी इस वाले एरिया में, हाँ या ना। तमिलनाडु तक यही सब क्षेत्र फैले हुए थे, यानी कि साउथ को इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर इनका टारगेट बने थे मराठे, फिर उन्होंने मराठे को साथी क्या किया था, मैंने बताया कितने युद्ध लड़े थे इन्होंने मराठों से, 3 युद्ध लड़े थे। कितने वॉर लड़े थे, 3 युद्ध। पहला 1775 से 1782 जिसमें सलवाई की संधि हुई, उसको इन्होंने जीत लिया था। और फाइनली तीसरे 1718 में इन्होंने क्या किया था, जो आपका वहां पर मतलब जो मराठा शासन था, पेशवाई थी, उसको खत्म ही कर दिया था। भैया संधि मतलब समझौता होता है ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछोगे, अब आप कम से कम एटलीस्ट 12th तो कर ही चुके होगे, ग्रेजुएट भी होंगे आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन आप हैं या नहीं ये पता नहीं मुझे। ये सब चीज़ें तो आपके रिसर्च की चीज़ें होती हैं। आज के पास इंटरनेट इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं है। आपको किसी शब्द का अर्थ समझना है तो उसको सर्च किया करो, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। ट्रीटी हो रही है, संधि हो रही है, तो समझौता ही होगा, है ना बच्चों। ओके। टीपू सुल्तान, देखिए टीपू सुल्तान ने चार्ज लिया था किस वॉर के बाद में, पोर्टोनोवा के बाद में। इसका जन्म हुआ था 1750 में। एक फ्रांसीसियों का एक क्लब था, ये फ्रांसीसी विचारधारा से बहुत प्रभावित था, तो फ्रांसीसियों का एक क्लब बना था जैकोबिन क्लब, ये उसका भी मेंबर था। इसने एक इंडिपेंडेंस का ट्री लगवाया था, ये भी फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर लगाया। इसने मिसाइल बनवाई थी, इसने आधुनिक नेवी को जन्म दिया था। इसको शेर मैसूर बोलते थे। इसकी हत्या 1799 में हुई। अब आते हैं बंगाल की स्थिति पर। हमने आपको बताया था बंगाल बहुत प्रोस्पेरस था, ये तो हमने बताया अंग्रेजों ने साउथ को कैसे जीता। वेस्ट बंगाल में जो सारा क्षेत्र आता था, वेस्ट बंगाल में क्या क्या आता था, आज वाला उड़ीसा, आज वाला असम, आज वाला बिहार, आज वाला झारखंड, आज वाला वेस्ट बंगाल। इतना बड़ा था, इतना बड़ा था वेस्ट बंगाल। ओके। तो बंगाल के जो नवाब हुए वो किस तरह से, पहले बंगाल का इतिहास समझते हैं। देखिए, बंगाल नवाब तो समझते हो ना, नवाब का मतलब क्या था, किसी राजा के अधीन कोई व्यक्ति है। ओके। जो खुद को स्वतंत्र भी कर लेता था और कई बार वो दिल्ली की गद्दी के अधीन भी होते थे। तो बंगाल का पहला नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां। इसका नाम था मोहम्मद हादी, और ये एक कन्वर्टेड मुसलमान था। पहले जो इसका नाम था सूर्य नारायण मिश्र था, लेकिन इसने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था औरंगजेब के टाइम पर। और 1700 में औरंगजेब ने इसको बनाया था बंगाल का दीवान, यानी कि रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता था बंगाल का सारा और दिल्ली भेजता था। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, तो ये यहाँ पर अपनी शक्ति चलाता रहा, वेस्ट बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाता रहा। लेकिन जो औरंगजेब का पोता था उसका नाम है अजीम उस्सान, उसने कहा भैया तुम जो है पैसा दिल्ली अच्छे से नहीं भेज रहे हो। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। तो ये क्या बोलता कि ठीक है, अभी जहां मैं सेंटर चला रहा हूँ वहां से अलग हटा के चलाऊंगा। तो मुर्शिद कुली खान ने, जो इसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, उसको भेज दिया था मुर्शिदाबाद, मकसूदाबाद।
क्यों भेज दिया था? क्योंकि इसका औरंगजेब के पोते से झगड़ा हो गया था, अजीम उस्सान से। बात क्लियर है? क्या स्थिति थी, किसके समय पर दीवान बना था ये? भैया औरंगजेब के समय पर ये दीवान बना था। औरंगजेब की डेथ के बाद में उसके वंशजों से इसका झगड़ा हो गया रेवेन्यू को लेकर के, और ये क्या करता है, ये करता है कि भैया ये अपनी राजधानी बदल लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आगे चले बॉस। तो 1717 में क्या हुआ, फर्रुखसियर ने बंगाल का सूबेदार बना लिया। बंगाल का फर्रुखसियर ने क्या कर दिया इसको? फर्रुखसियर घृणित शासक, याद है कब से कब तक शासन में रहा था? 1713 से 1719। उसके टाइम पर इसकी उससे बहुत अच्छी पटी, क्योंकि फर्रुखसियर को बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, कोई पैसा भेज दे वही उसके लिए काफ़ी था। तो उसने इसको बोल दिया बंगाल का सुप्रीम कमांडर। सूबेदार का मतलब है कमांडर तुम ही हो वहाँ के। तो इसने उड़ीसा का अपने जो नाइब है, डिप्टी गवर्नर, अपने दामाद को बनाया, सुजाउद्दौला को। किसने ये बनाया, किसने बनाया भैया? ये बनाया आपका मुर्शिद कुली खान है, मुर्शिद ने। यानी इसने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। 1719 में इन्होंने उड़ीसा वाले क्षेत्र को भी पूरे बंगाल में मिला लिया, और यहाँ पर इजारेदारी प्रथा शुरू की। इजारेदारी प्रथा क्या होती है भैया? तो जो राजा के अधीन भूमि होती थी भाई, वहां पर ये शासन कर रहा है। तो इजारेदारी प्रथा का मतलब है, ये एक जमींदार को बोलते थे कि भाई ये आपका 10 गांव है, ये हम तुमको दे देते हैं ठेके पर। और सारे जमींदार बुला लिए, अच्छा 10 जमींदार इकट्ठे कर लिए। उनसे बोला भैया तुम कितने पैसों में लोगे इसको ठेके पर 5 साल के लिए? वो बोलेगा जी मैं इसका 10 गांवों की जमीन का आपको दूंगा 5 साल में 10 लाख रुपए। एक ने बोला 11 लाख रुपए देंगे हम तो। जो बोली होती है, बोली समझते हो ना, ऑक्शन। एक ने बोल दिया 15 लाख रुपए देंगे। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगा देता था उसको वो ये जमीन ठेके पे दे देते थे कि भाई तुमको हमको फिक्स रेवेन्यू देना है, तुम किसानों से चाहे जैसे भी लें। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इजारेदारी क्या है? तो आप कहेंगे भैया इजारेदारी में क्या होता था, भूमि को एक ठेके पर दे दिया जाता था। और इजारेदारी प्रथा का जनक बंगाल में जो है वो फर्रुखसियर बना, इसके आदेश पर ये सारे काम हुए। 1727 में मुर्शिद कुली खां की डेथ हो जाती है, और उसके बाद में क्या बना था, हमने आपको बताया कि उसका दामाद कौन था, सुजाउद्दौला। क्योंकि सुजाउद्दौला ही फिर क्या बनता है, आपका दूसरा आपका बना बंगाल का नवाब। इसने बिहार जो क्षेत्र था उसको भी बंगाल में मिला लिया, और अपना इसने कमांडर बनाया, क्षेत्र बड़ा हो गया था तो अलीवर्दी खान को। ठीक है, इसके टाइम पे स्थिति बहुत मजबूत थी, बहुत पैसा छोड़ के गया था इसके लिए मुर्शिद कुली खान। और इस टाइम पे बंगाल में बहुत सारे बैंकर, सेठ आलमचंद, जिसको रे रायन कहा जाता है, जगत सेठ, फतेह चंद, ये उस टाइम के बड़े बैंकर थे। यानी कि सुजाउद्दौला की स्थिति बहुत मजबूत थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, सुजाउद्दौला की डेथ के बाद में सरफराज खान, जिसका नाम हैदर जंग है, ये इसका उपनाम है बच्चों। ठीक है, हैदर जंग किसका उपनाम है, सरफराज खान। तो सुजाउद्दौला की डेथ के बाद में आया सरफराज खान। ठीक है, और सरफराज खान ने क्या किया, आपका जब ये गद्दी पर आता है तो 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा। गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान किसका कमांडर है, अभी हमने आपको बताया सुजाउद्दौला का। तो ये कमांडर कह रहा है कि भैया गद्दी पे तो हम बैठेंगे। उसने बोला नहीं यार, गद्दी पर हमारा अधिकार है, हम गद्दी पर बैठेंगे। उसने बोला लड़ाई कर लेते हैं। तो अलीवर्दी खान और सरफराज के बीच में झगड़ा हो गया, और इसके पक्ष में रहे जगत सेठ और हाजी अहमद। लेकिन अलीवर्दी खान इनको हरा देता है, और ये सरफराज खान जो है नासरी वंश से था, उसका खात्मा इसने कर दिया। तो जीत किसकी हुई, अलीवर्दी खान की। अलीवर्दी खान, ये बंगाल के नवाब हम समझ रहे हैं, बहुत गौर नहीं देनी है इस बात पर, जब जिस बात पर हम कहें उस पर गौर देनी है। अलीवर्दी खान आ गया 1740 में, इसका ईयर पूछा जाता है काफी बार। ठीक है, कि अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब किस वर्ष बना, 1740। अब चूंकि इस समय पे मोहम्मद शाह रंगीला था दिल्ली में, याद हो आपको, मोहम्मद शाह रंगीला कब से कब तक शासन में रहा, बताइए फटाफट से आंसर करो, कौन बता सकता है मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल? उसके टाइम पे ही आपको याद होगा 1739 में नादिर शाह आया था, 1737 में बाजीराव पहुंच गए थे दिल्ली। तो आप कहोगे भैया कि ये क्या बोलता है, रंगीला तो जो है बहुत जबरदस्त शासक नहीं था, कमजोर शासक था। तो ये रंगीला से आपका सौदा करता है। ये रंगीला से कहता भैया देखो हम तुमको पैसा नहीं देंगे, हर साल पैसा देंगे, हर साल पैसा लेने तुम किसी को भेजोगे, तुम हमारे ऊपर शक करोगे, पूरा पैसा नहीं दिया, आधा दिया है। एक काम करते हैं, एक इकट्ठे सौदे पे बात कर लेते हैं। तो रंगीला को इसने बोला 20 करोड़ रुपए देते हैं तुमको इकट्ठे, और तुम घोषणा कर दो, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करो कि मैं वास्तविक नवाब हूं, तुम्हारे अधीन नहीं हूं, पैसा ले लो 20 करोड़। ठीक है, तो यानी कि इसने बोला मुगलों को जो गिफ्ट जाते हैं, टैक्स जाता है, नजराने जाते हैं, गिफ्ट को बोलते थे,
उपहार जाते हैं, ये सब नहीं जाएगा। अरे रंगीला ने बोल कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा पैसा दे दो, हमें कौन सा दुनिया में हमेशा रहना है। उस सोच का था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। और इसके समय अलीवर्दी खान के समय पर क्या हुआ, मराठे आपको पता ही होगा इस समय पर दिल्ली में पहुंच गए थे बाजीराव। इसी समय पर मराठे बंगाल में भी आए, बंगाल में भी आए, और मराठे बहुत शक्तिशाली थे इस समय पर, बाजीराव के समय पर। तो इसने डर के बंगाल के नवाब ने क्या किया था, उड़ीसा मराठों को दे दिया था और संधि की कि भैया तुमको 12 लाख रुपए हर साल भी पहुंचाएंगे। ठीक है। और ये संधि की थी, उसमें मराठों के कमांडर थे रघुजी भोंसले, जिनको मैं कहता था मराठाओं के सबसे अच्छे कमांडर थे। ये पानीपत थर्ड में जाते तो कभी भी मोहम्मद शाह अब्दाली नहीं जीत पाता वॉर को। बात क्लियर है। ये घटनाक्रम किसके समय का है, अलीवर्दी खान के समय पर। तो उसने घोषणा करवाई भैया 1719 से 48 तक था। तनिष्का शर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है, शिवांगी तिवारी का सही आंसर है, अंकित पाल भाई बहुत बढ़िया, नवीन सर की शिष्या एकदम ठीक आंसर है, 1719 से 48 तक था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये आपका घटनाक्रम हुआ किसका, अलीवर्दी खान का। अलीवर्दी खान के कोई बेटा नहीं था। ठीक है। उसने क्या किया, अपनी छोटी बेटी का जो पुत्र है, बेटी के पुत्र को क्या बोलते, नातिन, यानी ये उसका देवता था सिराजुद्दौला, ये इसको बहुत प्रेम करता था। तो इसने बोला बंगाल का अगला नवाब यही रहेगा। तो इसकी और भी बेटी थी, इसकी और भी बेटी थी। ठीक है। तो वो बेटी नहीं चिढ़ेंगी इस बात से कि हमारे बेटे को तो नहीं बनाया पापा जी ने, हमारी दीदी के बेटे को बना दिया। तो सबके अंदर महत्वाकांक्षा होती है, वो तो बोले हाँ या ना। नहीं, कोई नहीं होता है दुनिया में ब्रजेश कुमार भाई, हम सबको हमेशा सीखना होता है। तो अलीवर्दी खान जो है आपका इन अंग्रेजों से बहुत चिढ़ता था, इनको यूरोपियों को बोलता था मधुमक्खी है, बोले इनको अगर छेड़ोगे तो ये काटेंगी और इनको अगर नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगी, तो इनको दूर से ट्रीट करो, बहुत ज़्यादा इनके पास मत जाओ। इसकी जो बेटी थी आपका अलीवर्दी खान की, एक बेटी का नाम था आपका मेहरुन्निसा, जिसको घसीटी बेगम के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इसने भी एक बेटा गोद ले रखा था मुरादुद्दौला, ये चाहते थे यार मुरादुद्दौला को गद्दी पे बिठा देते पापा जी। एक एक और बेटी थी इसकी मेमुना बेगम, उसका बेटा था शौकतगंज, ये चाहती है कि मेरा बेटा गद्दी पे बैठे। एक जो बेटी थी सबसे छोटी अमीना बेगम, इसका बेटा है सिराजुद्दौला, और इसको तो घोषित ही कर दिया, इसको तो अनाउंस कर ही दिया था, हाँ या ना। तो आपस में क्लैश होगा नहीं होगा, संघर्ष होगा या नहीं होगा, आप बताएं हाँ या ना। आपको होगा, हाँ जी भैया बिल्कुल होगा। तो सिराजुद्दौला जो गद्दी पर आया वो बेचारा 1756 से 57 तक ही रह पाया, जबरदस्त था। लेकिन हुआ क्या, इसके विरोध में ही इतने लोग इकट्ठे हो गए। इसके विरोध में इसकी मौसी हैं ये सब, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम ने एक व्यक्ति कमांडर था मीर जाफर, राय दुर्लभ, सारे सेठ लोग, क्योंकि जो व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है उसके सब विरोध में हो जाते हैं, जिसका नाम होता है उसके विरोध में सब होते हैं कि ये चीज हमको क्यों नहीं मिल रही है, चाहे लोग उसको डिजर्व करें या ना करें, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, फिर भी लोग सोचेंगे यार हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। ओके। तो 1756 में क्या हुआ, ये लोग जब इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे तो शौकतगंज को मार दिया, यानी अपनी मौसी के लड़के को, एक जो उत्तराधिकारी था। फिर बाद में जो मुराउद्दौला है ना, इनको भी, इसको भी मारा, यानी कि उसने इनका खेल खत्म करना शुरू किया। अच्छा तुम हमारे खिलाफ लड़ोगे। 1756 से 63 सप्तवर्षीय युद्ध चल ही रहा था, याद है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। अभी हमने बताया था 1756 ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में, हाँ जी ये उसी समय की बात है। उसी समय पर सिराजुद्दौला था बंगाल में, और अंग्रेज और फ्रांसीसी कहां पर लड़ रहे थे इस समय पर, आप कहोगे भैया ये लड़ रहे थे आपका कर्नाटक में। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज बंगाल में भी अपने व्यापार के लिए क्या करते थे, फैक्ट्रियां बनाते थे, बहुत सारी किलेबंदी करते थे। सिराजुद्दौला ने कहा यहां कोई व्यापारी किलेबंदी नहीं करेगा, अपनी दीवारों को खुली रखो। ये क्या करते थे, ये है यहाँ पर, इस पर किलेबंदी करते थे, ऊंची ऊंची दीवारें बनाते थे खुद को सुरक्षित करने के लिए। सिराजुद्दौला ने बोला नहीं, इनको बंद करो। तो इसकी बात फ्रांसीसियों ने तो मान ली, अंग्रेजों ने कहा अरे कान सिराजुद्दौला, ऐसे कितने सिराजुद्दौला फिरते हैं। तो इसने क्या बोला, इस पे जाके इसने सैनिक कार्रवाई करवा दी। अच्छा तुम सिराजुद्दौला की बात नहीं मानोगे। तो सिराजुद्दौला पहुंच गया जहां पे ये अपनी दीवारें बना रहे थे, कासिम बाजार, और कलकत्ता पर जबरदस्त अटैक किया इसने जाके, जहां अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां और दीवार बना रहे थे। 20 जून 1756 को उसने कलकत्ता अंग्रेजों से छीन लिया। और क्या बोलेंगे, यहां पर किसका बोलेंगे, कलकत्ता का नाम बदल के कर दिया गया क्या, अलीनगर, अलीनगर नाम कर दिया। और अंग्रेज जो इसकी बात को नहीं मान रहे थे, बोला तुम्हारी नानी तुमको याद दिलाते हैं। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई कलकत्ता में। क्या किया, 146 लोगों को इसने एक कोठरी में, 18 बाई 14 का एक कमरा था, उसमें बंद कर दिया। सुबह को 23 अंग्रेज जिंदा बचे।
123 अंग्रेज अंग्रेज सुबह को मरे हुए निकले। अंग्रेजों को नानी याद आ गई, यार ये आदमी है क्या आफत है, हम तो इसको हल्के में ले रहे थे, हम तो कह रहे थे कौन सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की बात फ्रांसीसी मान के फायदे में रह गए। अंग्रेजों को लगा भैया अब तो गए, अब तो गए। तो ये 20 जून 1756 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, क्या बोलते हैं, ब्लैक होल घटना। अब अंग्रेजों ने कहा यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं, ये सिराजुद्दौला तो हमसे सब कुछ हमारा छीन लेगा, क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर ये सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। अंग्रेज घबरा गए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, सब कुछ लगा दो अपना, लेकिन इसके खिलाफ जितने भी लोग हैं सबको अपनी तरफ करो। तो हुआ क्या, दरअसल में एक वॉर होता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, अगले साल। इसमें क्या था, सिराजुद्दौला एक पक्ष में था और अंग्रेजों में जो क्लाइव, आप जानती है, मैंने बताया आपको, ये तो अपनी बुद्धिमत्ता दे ही चुका था उधर। तो क्लाइव को जिम्मेदारी दी गई और सिराजुद्दौला की तरफ था उसका सेनापति, कौन था, मीर जाफर, और एक उसका सेनापति था मीर मदान। 50,000 की सेना थी सिराजुद्दौला पे। इधर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के पास थे आपका कुछ सैकड़ों सैनिक, 300 350 सैनिक। कौन जीतेगा बताओ, सिराजुद्दौला जीतेगा भैया, 50,000 लोग और 300, कोई लड़ाई थोड़ी है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, क्लाइव ने सेटिंग कर ली इससे मीर जाफर से, भैया या तो तुम उसके अधीन रह लो, हमारे साथ आ जाओ, युद्ध जिता दो, तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे। बिक गया आदमी। हर व्यक्ति अपने आदर्शों पर टिकाऊ नहीं रहता, सरेंडर कर जाते। लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अपना करूंगा, मैं अपने नाम से करूंगा। आजकल लोगों को नाम की बड़ी चिंता होती है, वो किसी और को आगे नहीं बढ़ा सकते, किसी एक नाम को वो आगे नहीं बढ़ा सकते। देखा ना तुमने, कुछ लोग उठे और उन्होंने बोला अपने नाम से शुरू करेंगे, कुछ नाम ज्यादा होगा। ठीक है, तो मीर जाफर बिक गया और चंद रुपए में बिक गया। ठीक है, तो इसी से क्या हो गया आपका, इसकी जो सेना युद्ध में लड़नी थी वो युद्ध में लड़ने ही नहीं आई। सिराजुद्दौला समझ गया, बेचारा ऊंट पर भागा था, यहाँ से ऊंट पर बैठकर भागा, ऊंट पर भागा। यूपीपीसीएस ने पूछा किस जानवर पर बैठकर सिराजुद्दौला भागा था, ऊंट पर भागना पड़ा, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। क्लाइव की जीत हुई, इसको मार दिया गया। बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। प्लासी कहाँ पर है, बंगाल में, वहाँ पर भागीरथी या हुगली रिवर बहती है। और हमने बताया था प्लासी का युद्ध अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है। एसएससी सीजीएल 2022, 23 और 24 तीनों में पूछा गया है प्रीलिम्स में क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलोगे, आपका 23 जनवरी नहीं 23 जून है, 23 जनवरी नहीं है ये, 23 जून है, इसको जून करो, जून, जनवरी लिख गया है, जून, 23 जून है। ओके, तो मीर जाफर, इनको इन्होंने गद्दी पर बिठाया, लेकिन ये समझ गए मीर जाफर पगला आदमी है, अयोग्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको हटा दिया। इसको देते थे बस 15,000 रुपए की एक पेंशन, चुपचाप पड़ा रहना, कान खड़काएगा तो गर्दन काट देंगे। तो देखो क्या हुआ, गद्दारी का क्या मिला इसको, ये मिलना भी चाहिए था इसको। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, मीर जाफर, इस मीर जाफर का एक दामाद था, उसका नाम है मीर कासिम। अंग्रेजों ने इसको बिठा दिया गद्दी पर इसकी जगह कि भैया तुम चलाओगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत क्लेवर पर्सन था मीर कासिम। इसने सोचा अंग्रेजों को तो महात देनी है, और ये अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग्स करने लगा। ठीक है, 1760 में इसने मुंगेर की संधि कर ली बिहार में, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया, यहाँ पे सेंटर बनाया, लोगों में आंतरिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं भड़कानी शुरू की। जो दस्तक जारी किया था फर्रुखसियर ने, उसको भारतीय व्यापारियों के लिए इसने फ्री कर दिया। जो बनिया वर्ग था उसको अपने पक्ष में किया। अंग्रेज समझ गए। अंग्रेजों ने क्या बोला कि भैया इसको हटाओ, इसको हटाओ, वापस मीर जाफर कम से कम पपेटर, लेकिन हमारे खिलाफ विद्रोह तो नहीं करेगा, पगला है, उसी को बनाओ। तो दोबारा नवाब बनाया। इस मीर जाफर को बोलते हैं क्लाइव के इशारों पे चलने वाला, एक क्लाइव का गीदड़ भी कहलाता है। क्लाइव का गीदड़ किसको कहा जाता है, किस बंगाल के नवाब को, क्योंकि इसने गद्दारी की सिराजुद्दौला से, और इस गद्दारी के बदले में 2 बार अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली ये बना। ठीक है, तो फिर क्या होता है, दिन आता है, मीर कासिम को हटा दिया गया है, वापस किसको बना दिया गया, मीर जाफर को। तो बक्सर के युद्ध का दिन आया था 22 अक्टूबर 1764। 22 से 23 अक्टूबर बोलते हैं इसको, कब हुआ, 22 से 23 अक्टूबर 1764। क्योंकि मीर कासिम ऐसे थोड़ी ना चुप बैठ जाता, अगर हम कह रहे हैं वो साहसी था तो उसने युद्ध की प्लानिंग की। तो बक्सर कहाँ पड़ता है, बक्सर पड़ता है बिहार में, बिहार में, और गंगा नदी के तट पर है। अंग्रेजी शासन की स्थापना की वजह इस युद्ध को माना जाता है। मीर कासिम एक तरफ था, क्या था वॉर में, एक तरफ अंग्रेजों की तरफ हेक्टर मुनरो और एक तरफ मीर कासिम था। मीर कासिम ने 2 लोगों को हेल्प के लिए बुलाया कि यार ये अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला,
और इस समय मुगल, जो हमने बताया था तीसरा सबसे बड़ा शासनकाल था, शाह आलम द्वितीय, 1760 से लेकर 1806 तक, इसको भी बुलाया कि भैया अंग्रेज जो है देखो शक्ति बनते जा रहे हैं, आप भैया मुगल सम्राट हो, आपको शक्ति होना चाहिए, अवध के नवाब तुम हो, हमसे हमारा हक छीना गया, अंग्रेजों को मारते हैं, यहाँ से भगाते हैं और मिल के शासन करते हैं। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, इस युद्ध में जीत हुई हेक्टर मुनरो की। हेक्टर मुनरो की, मीर कासिम को हटा करके उसकी जगह नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया। इन दोनों को पकड़ा गया। हाँ जी भैया जी, तुम किसके कहने से आए हैं लड़ने? बोलो भैया मीर कासिम ने बहका लिया था हमको, कह रहा था हम शासन करेंगे मिलके। अच्छा चलो अभी कराते हैं तुम्हारा शासन, ठीक है, तुम शासन करोगे यहाँ। तो इनको पकड़ लिया दोनों को। तो इन दोनों के साथ में हुई इलाहाबाद की संधियां। ये दो संधियां हैं इलाहाबाद की। पहली संधि हुई है 12 अगस्त 1765 को, दूसरी संधि हुई है आपका 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने बैठाया शाह आलम द्वितीय को, भाई तुम नेता हो, तुम युद्ध में आओगे। तो इसको बोला भैया जी नहीं, गलती हो गई। नजमुद्दौला यहाँ बिठाया गया कि भैया तुमको हम नवाब बनाने जा रहे हैं। और शाह आलम से कहा बदतमीजी की ना तुमने, बोला हाँ सॉरी। बोला ये बंगाल बिहार उड़ीसा की जो भी दीवानी है ये अब अंग्रेजों को है, जो भी पैसा यहाँ से आएगा तुमको एक फूटा पैसा नहीं देंगे, एक कौड़ी नहीं देंगे, सब कुछ पैसा हमारा होगा। बोला जी भैया तुम ले लो भैया, हम कब मना कर रहे हैं भैया, ठीक है सब कुछ तुम्हारा ही है भैया, हमसे गलती हो गई थी। शाह आलम को बिठाया। दूसरी संधि में बिठाया किसको? सुजाउद्दौला। हाँ भाई तू नेता है ज्यादा बड़ा, तू क्या है कहने से उसके से। बोला भैया गलती हो गई है। इलाहाबाद का किला इससे लेकर के किसको दे दिया? मुगल सम्राट को। बेइज्जती हुई करी इसकी। इसका किला था ये किला किसको दे दिया? शाह आलम को। शाह आलम से ये सब कुछ ले लिया, उसको खुश भी किया, क्योंकि मराठे एक चैलेंज थे अंग्रेजों के लिए इस समय तक भी। क्योंकि अगर वो सीधे सीधे तौर पर सबको एकदम नाराज कर देते तो मराठे हो सकता है इनके साथ कोई अलाइन कर लेते, तो उसका भी ध्यान रखा। इससे ये लिया, इलाहाबाद का किला इसको दे दिया। इससे बोले सुजाउद्दौला से जितना भी युद्ध में खर्चा हुआ है वो टोटल पर्चा ये रहा, ये इतने हमारे घोड़ों ने यहाँ पर ये खाना खा लिया था, यहाँ हमारे सैनिकों की इतनी ड्रेस फट गई, इतने जूते घिस गए उनके, और यहाँ पर ये हमने कुल मिला के 12 फायरिंग कर दी थी, और हमारे सैनिक जो भागे वहाँ से, उनका जो सांस चला, जो एनर्जी ड्रिंक उन्होंने पी, इस सब का खर्चा बनता 50 लाख रुपए। बोला भैया ज़्यादा नहीं हो गए? 50 लाख रुपए। बोला और एक और पर्ची बनाओ, ये वाली पर्ची फाड़ो, इसकी नई पर्ची बनाओ, ठीक है, इस बार 60 लाख। बोला नहीं ठीक है 50 लाख दे देंगे। 50 लाख ठीक है। तो 50 लाख रुपए, बेचारे दोनों सोच रहे यार ये तो हमको तो मीर कासिम ने मरवा दिया, और मीर कासिम खुद भाग गया। मीर कासिम खुद भाग गया। मीर कासिम का अंतिम समय तक पता नहीं चला कि मीर कासिम कहाँ गया, और उसको अंग्रेज भी नहीं पकड़ पाए, ठीक है। तो ये बक्सर के युद्ध की कहानी है। तो बक्सर का युद्ध के बाद में अंग्रेज बहुत पावरफुल हो गए। शाह आलम द्वितीय इसको क्या बोलेंगे, 26 लाख रुपए वार्षिक हर्जाना देना होगा, ठीक है। शाह आलम द्वितीय को नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए अंग्रेजों ने दिए कि भैया तुमको 53 लाख रुपए दे रहे हैं। नजमुद्दौला कौन है? जो अगला नवाब बना, ठीक है। 26 लाख रुपए वार्षिक हर्जाना नहीं, ये 26 लाख रुपए इन्होंने दिए। ये मिटाना भैया यहाँ से, वार्षिक हर्जाना नहीं, 26 लाख रुपए वार्षिक इन्होंने, ताकि इनकी सुरक्षा होती रहे और इनकी ज्यादा संबंध ना बिगड़े शाह आलम द्वितीय से, उसको दिए थे क्योंकि वो बड़ा सम्राट था। 53 लाख रुपए दिए इन्होंने बंगाल के नवाब को। ये कठपुतली था इनका, इनसे कहा 53 लाख रुपए में भैया ये हम तुमको दे रहे हैं जिलामत के लिए। जिलामत का मतलब जो भी यहाँ पर कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, वो तुमको देखनी है सारी बंगाल में, ये उसके लिए एक खर्चा है। ये क्यों कर रहे हैं अंग्रेज भैया, खुद क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? क्योंकि अंग्रेज ये सोचते थे, मान के चलो कल को फेलियर हो गया, किसी व्यवस्था को हम नहीं बना पाए, तो लोग यहाँ के हमारे खिलाफ हो जाएंगे, वो हमको गालियां देंगे। तो ऐसा करते, थर्ड पार्टी क्रिएट कर देते हैं नजमुद्दौला। कल को लोग नाराज होंगे तो किससे होंगे? नजमुद्दौला से। नजमुद्दौला को हटा के किसी और को गद्दी पर बिठा देंगे। तो अंग्रेजों ने कठपुतली बनाया नजमुद्दौला को, आप थर्ड पार्टी बना दो। जैसे कि मान के चलो आपको एक ऐसा थानेदार दे दिया जाए जो तुम्हारा दमन करे, तो तुम करोगे सरकार से सवाल, तुम कहोगे जी थानेदार हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है। बोले अच्छा थानेदार की इतनी हिम्मत, थानेदार बदल देते हैं। तो तुम्हारी जो शिकायत है वो खत्म होती रहेगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो बंगाल में चलता रहा द्वैध शासन, यानी कि कानून और न्याय व्यवस्था ये देख रहा है 53 लाख रुपए में, और जितना भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो राजस्व है, उसको सारे राजस्व को रखती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दो तरह की शक्तियां हो गई या नहीं? पैसा वसूलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी,
और व्यवस्था बनाने के लिए कौन? बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। तो इसको बोलते दो तरह का साधन, इसको बोलते डायरकी। जब दो तरह से शासन चले, तो बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ ये 1765 में। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने इसको खत्म कर दिया था। बात क्लियर है? द्वैत शासन क्या है कि दो शक्तियां कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। सैफुद्दौला, भैया एनर्जी ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए दोस्त, नावर। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं चाय नहीं पीता, और ये चाय मैं लगभग पिछले 5 या 6 वर्षों से नहीं पीता। एक बार मेरे T3 T4 साल में दिक्कत हुई, इधर मैं बहुत क्लासेस लेता था, मतलब रेगुलर रूटीन था मेरा 8-10 घंटे पढ़ाने का, रात 12 बजे तक भी मैं पढ़ाता था, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो मेरे T3 और T4 में दिक्कत आ गई, तो तब से हमने इसको छोड़ा था, ठीक है। और लगभग 5 साल हो चुके, आप ऐसा समझ लीजिए। तो चाय, कोई चाय नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं, नहीं पीते हम। एनर्जी ड्रिंक नहीं, कोई दूध नहीं, नहीं पीता मैं। हाँ, ये भैया कभी 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 भी नहीं पीते। किसी के घर गए जैसे, मान के चलो, और हमें लगा कि उनके पास किसी ने चाय ऑफर करी, तो कहीं जिसको ऐसा ना लग जाए, हम उस स्थिति को महसूस कर लेते हैं कि कहीं उनको ये ना लग जाए कि यार ये तो मतलब शायद इनके हिसाब से चीज़ें इनको नहीं मिली, इसीलिए ये चाय नहीं पी रहे हैं, या ये पता नहीं कुछ और पीते होंगे, कोई महंगी चीज़ पीते होंगे, तो कहीं ऐसा कोई ना सोच ले। तो वहाँ पर हम पी भी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, लेकिन वो कभी कभार महीने 2 महीने में एक आध बार होता होगा, नहीं तो हम उससे बचते हैं। फिर भैया नजमुद्दौला के बाद में सैफुद्दौला आया, कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने इसको कठपुतली बनाया। मुबारक उद्दौला ये अंतिम नवाब रहा। ये हमारा आज का टारगेट था। आज का टारगेट अच्छे से समझ में आया कि अंग्रेजों ने किस तरह से आपका कर्नाटक को कैप्चर किया, मैसूर को कैप्चर किया, और किस तरह से उन्होंने बंगाल को, दो युद्ध जो थे आपका प्लासी और उसके बाद में बक्सर के द्वारा उसको कैप्चर किया। बात क्लियर है? तो एक टारगेट आगे चल रहे हैं हम अपने में, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टारगेट होगा ये, हमारा कल का टारगेट रहेगा साथी। ओके, उम्मीद करेंगे आप अपने टारगेट के लिए ध्यान रखेंगे। ओके, ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। सर दूध तो अच्छा होता है ना, दूध क्यों नहीं पीते हैं? नहीं, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी बहुत सारी। हम आपको ये समझेंगे, आप साइंटिफिक स्टूडेंट होंगे, पी ले आप, कोई इशू नहीं है, हमको कोई इशू नहीं है, कोई कुछ भी खाए कुछ भी पिए, लेकिन हम नहीं पीते, वो अपनी निजी चॉइस होती है। ओके, तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।